कल हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में डिस्कशन किया था। ड्यूरिंग द चार्जिंग पहले हमने बात की कि जब किसी भी सर्किट के अंदर का कैपेसिटर को ऐड किया जाए तो उस पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर लिया जाएगा, बैटरी का ईएमएफ ई या वी जो भी आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मल टाइम t इक्वल टू जीरो पे करंट की चार्ज की वैल्यू अगर चेक करें तो चार्ज जीरो था, करंट की वैल्यू आई नॉट जो हमने बाद में चेक की कि मैक्सिमम करंट होती है। एट टाइम t इक्वल टू टी जनरल चार्ज q और जनरल करंट आई, और इन्फिनिटी टाइम आइडियली इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं थोड़े से टाइम के अंदर वो चार्ज हो जाता है। q की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इक्वल्स टू चार्जिंग का केस q इज इक्वल टू सी वी, और करंट बिकम जीरो, सर्किट के अंदर करंट ब्लॉक हो जाएगी, करंट नहीं फ्लो करेगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब तक चार्जिंग हो रही है उस वक्त तक हम करंट को अगर वैल्यू निकाल चार्ज की वैल्यू निकालें तो q इज इक्वल टू सी वी वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q। तो q इज इक्वल टू कैपिटल Q वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू है टाइम कॉन्स्टेंट दैट इक्वल्स टू आर सी। तो हमने ये चीज़ देख ली थी। करंट की वैल्यू चूँकि चार्ज बढ़ रहा है इसलिए आई इज इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करके हमने निकाला आई इज इक्वल टू वी बाई आर। मैक्सिमम करंट वोल्टेज वी दे रखा था, रेजिस्टेंस आर, तो मैक्सिमम करंट वी बाई आर, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी डिक्रीजिंग फंक्शन है, या आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ टाउ इज आर सी। कैप चार्ज इंक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रही है। इन वन टाइम कांस्टेंट 63% वर्क हैज़ बिन डन, दैट मीन्स 63% जो भी काम हो रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो 63% वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो 63% वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी इन वन टाइम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमको 1/e की वैल्यू मालूम है 0.37, 1 माइनस 1/e हम पुट करके देखते हैं। टाइम t इज इक्वल टू अगर हम पुट करें टाउ एक टाइम कांस्टेंट, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई बिकम 0.37e। और पिछले वाले क्वेश्चन पे देखें तो क्या था, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो एक t इज इक्वल टू टाउ पुट कीजिए तो e की पावर माइनस 1 माइनस 1/e, 1/e की वैल्यू 0.37, 1 माइनस 1/e की वैल्यू हो गई 0.63, तो q बिकम्स 0.63 टाइम्स q। फिर हमने डिस्चार्जिंग की बात की, एक कैपेसिटर लिया जो चार्ज था, फिर उसको अलाउ किया रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज होने के लिए, तो करंट की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज़ करेगी, इसी तरीके से चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगी। इनिशियली चार्ज मैक्सिमम था q इज इक्वल टू सी वी वाला गेम नहीं है, यहाँ जितना भी चार्ज था कैपेसिटर के ऊपर दैट इज द चार्ज, कैपिटल Q इनिशियल चार्ज। करंट इनिशियल आई नॉट, टाइम t इक्वल टू टी पे चार्ज की वैल्यू q हो गई, करंट की वैल्यू i हो गई। इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज जीरो हो गया, करंट भी जीरो हो गई। किरचॉफ लूप लॉ लगाया, सॉल्व किया, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा q इज इक्वल टू कैपिटल Q ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी या टी बाई टाउ, q इज इक्वल टू q ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया, i इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई आर ई क्यू बाई आर सी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, या आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। कल हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, हमने ग्राफ भी देख लिए थे। अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर और कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग वन किलो and C is equal to 1 microfarad. Find time when capacitor charged first 50%, second 90% और Q बाई एन, एन एक फैक्टर है, Q बाई एन कर ले या एन क्यू लिख लीजिए, आप एन क्यू लिख लीजिए। Q बिकम्स एन क्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसको जनरलाइज फॉर्मूले के तौर पे निकाल लेते हैं। पहले 50% के लिए Q इज इक्वल टू Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, दैट इज आर सी, दैट इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड का एक टाइम कांस्टेंट है। तो हम टाउ के टर्म में सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट केस Q बिकम्स Q बाई 2, 50% चार्जिंग कंप्लीट हो गई, इज इक्वल टू Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ।
तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको इधर ले आए तो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1/2 माइनस टी बाई टाउ ln 1/2 लॉग ले लिया, या टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln 2। क्यों? माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, ln 1/2 बिकम्स माइनस ln 2, माइनस माइनस साइन गायब हो गया, तो t बिकम्स टाउ टाइम्स ln 2। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, 90%, तो q इज इक्वल टू 0.9 q इज इक्वल टू q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टाइप टी बाई टाउ, सॉल्व कर लिया तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू आ गई 0.1, टी बाई टाउ की वैल्यू आ गई ln 10, तो t इज इक्वल टू टाउ ln 10 यानी 2 पॉइंट ln 10 की वैल्यू अपनी पुट कर दीजिए। जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं, q बिकम्स n टाइम्स q, जहाँ n की वैल्यू लेस देन 1 होगी हमेशा। ठीक है, इसके लिए जनरलाइज फैक्टर किस फैक्टर में आ गया, n टाइम्स निकाल लेते हैं, तो एन क्यू इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो n इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ई के पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस n, टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln 1 माइनस n, और t इज इक्वल टू टाउ टाइम्स ln 1/1 माइनस n। इस जनरल फार्मूले को याद रखिए। ठीक है, इतने टाइम में इतनी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली डिस्चार्जिंग के लिए पूछे तो डिस्चार्जिंग वाला फार्मूला लगा दीजिए, डिस्चार्जिंग का केस लगा दिया, Q बिकम्स एन क्यू, Q टाइम्स ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ई के पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln या n आ गया, तो t बाई टाउ की वैल्यू आ गई ln माइनस n लगाएंगे तो 1/n, t इज इक्वल टू टाउ टाइम्स ln 1/n। तो टाइम कांस्टेंट अलग निकाल लिया डिस्चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट पुट करके निकाल लिया। एन फैक्टर क्या है, कितना गुना हो जाए, मतलब अगर कोई कहे कि 1/3 हो जाए तो n की वैल्यू 1/3 हो गई, 1/3 होने का मतलब 90% का मतलब 0.9, n की वैल्यू 0.9 हो गई, 71 का मतलब n की वैल्यू 0.7 हो गई। सिमिलरली आप सारी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पहला क्वेश्चन ये कि टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करा है, दूसरा क्वेश्चन है कितनी देर में चार्जिंग का कितना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिगर के बारे में बात कर सकता है, फिगर प्लॉट करा सकता है, फिगर को ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बेस पे आपको न्यूमेरिकल करेगा। अब इसमें बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेडी स्टेट और नॉन सर्किट की बात, कंबाइंड सर्किट। सपोज आपने ये बैटरी लगा ली, थोड़े सिंपल प्रॉब्लम उठाते हैं, इसको भी देख लेंगे। चलिए, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सपोज 20 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें पूछेगा क्या, पूछेगा बहुत सारे तरीके से पूछेगा। टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट बताइए। टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर करंट पूछता है आपसे
तो आपको बड़े सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर offers zero resistance and current will flow through branch। पहली बात, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर क्या करेगा, ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और पूरी की पूरी करंट, मतलब यहाँ से करंट अगर I आती है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो इधर चली जाएगी I1, इधर आएगी I माइनस I1, इधर से चली जाएगी I2, इधर से I1 माइनस I2 और इधर से I माइनस I1 प्लस I2 और वापस करंट I लौट आएगी, ठीक है। सेकेंड केस, एट स्टेडी स्टेट, ये भी इम्पॉर्टेंट, दोनों केसेस पूछता है। एट स्टेडी स्टेट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों बातों को बहुत माइन्यूट तरीके से ध्यान रखिएगा। ब्रांच ऑफ, क्या लिख लीजिए पहले, कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस and branch of capacitor has no current, ठीक है। मतलब ए बी branch removed, has no current। दूसरी बात, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ब्रांच, दैट इज VAB। ए और बी के बीच, पूरी ब्रांच के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस, पूरी ब्रांच के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि करंट है ही नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ से यहाँ ऐसे निकाल लेंगे। तो करंट चार्ज निकालने का तरीका, तो इसका मतलब ये हो गया, सर्किट बन गया ये। अभी सॉल्व नहीं कर रहे, बस मैं आपको बता रहा हूँ। इधर से करंट आई तो इस वाली ब्रांच में करंट जाएगी नहीं, आई इधर चली गई, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए करंट डायरेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों ये वाली ब्रांच तो ऑलरेडी गायब है। ए और बी के बीच में अगर बात करें तो यहाँ से करंट इस वाली ब्रांच के थ्रू जाने की बजाय डायरेक्ट निकल जाएगी, तो इसमें करंट जीरो, इसमें भी करंट जीरो, इसमें से करंट डायरेक्ट, तो आई करंट डायरेक्ट निकल के इधर आ गई, ठीक है। तो इसमें सिंपल वाला केस बना कर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने जनरलाइज आपको समझाने के लिए बताया। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम बड़े आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लूप लॉ लगाना पड़ेगा। हम सिंपल वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये सर्किट ले लिया, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का और ये 2 ओम का, ये 2 माइक्रोफैरेड का और 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है। सबसे पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे
टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एज्यूम कर लीजिए है ही नहीं, इस वाली ब्रांच से करंट जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर ऑफर 0 रेजिस्टेंस एंड करंट विल फ्लो थ्रू द ब्रांच एज फॉर रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस के लिए करंट फ्लो करा रहे थे वैसे फ्लो करा दिए, तो अब मैंने सिंपल तरीके से करंट फ्लो करा दी। टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट आई, करंट यहाँ से आई, 2 ओम दे रखे हैं तो I/2 और इधर से चली गई I। और हम सिंपली निकाल सकते हैं 2 और 2 1, 1 2 3 4 एम्पियर करंट आई, इधर चली गई 2 एम्पियर, इधर भी आ गई 2 एम्पियर, ठीक है, इधर से चली गई 4 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि जैसे स्विच को टैप करेंगे कितनी कितनी करंट पास करेगी। तो स्विच को टैप करने पे करंट की वैल्यू उतनी ही पास करेगी जितनी कैपेसिटर के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं, इसलिए करंट हो मतलब कैपेसिटर हो चाहे ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट सेम पास करेगी। एट स्टेडी स्टेट क्या होने वाला है, स्टेडी स्टेट मतलब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाली ब्रांच गायब हो गई, 12 वोल्ट इधर से गई I, तो इस ब्रांच में करंट आनी ही नहीं है। 2 ओम इधर से चली गई I, 2 ओम, इस वाली ब्रांच में करंट आएगी नहीं फॉर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या हो गया, 2 और 2 4 सीरीज़ में आ गए, ये तो है ही नहीं कहीं। 2 और 2 4 सीरीज़ में 12 वोल्ट करंट, तो कितनी करंट आने वाली है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो करंट स्टेडी स्टेट में इतनी आने वाली, वो वाली ब्रांच गायब हो गई। अच्छा, आप पूछे कैपेसिटर का चार्ज बताइए भाई, तो कैपेसिटर का चार्ज मैंने पहले बताया, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ब्रांच, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इससे तो निकलेगा नहीं, इस वाले पॉइंट के बीच में निकाल लीजिए। तो VAB की वैल्यू कितनी आ रही है, VAB इन दोनों के बीच में 3 × 2 बराबर 6 वोल्ट। तो कैपेसिटर का चार्ज बराबर 2 × 6 दैट इज़ 12 माइक्रो कूलाम। बात समझ में आई। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या कहने का मतलब, शुरुआत में जब टाइम t इक्वल टू 0 की बात की जाएगी तो जो कैपेसिटर था वो सोचिए कैपेसिटर है ही नहीं, और ब्रांचेस में करंट जैसे जाती थी पहले वैसे ही जाएगी, तो करंट मिल जाएगी सर्किट के अंदर। लेकिन जैसे ही स्टेडी स्टेट आएगी, स्टेडी स्टेट आने का मतलब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, या हम नॉर्मली जो बोलते हैं कि कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया, ब्रांच चार्ज हो गई, तो उस कंडीशन में आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ब्लॉक प्रोवाइड करेगा और इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगी। और सिंपल वे में अगर आपसे पूछेगी क्या करंट पास करेगी, तो करंट दूसरी रास्तों से गुजर जाएगी लेकिन कैपेसिटर वाली ब्रांच से नहीं गुजरेगी। तो आपने नॉर्मली सिंपल तरीके से प्रॉब्लम उठाई और सॉल्व कर लिया। अब इस वाली ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, तो क्या कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, नहीं, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा। इस रेजिस्टेंस का रोल ख़त्म। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच के बीच का निकालना है। तो इस ब्रांच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम दूसरे रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। दैट इज I × R। अगर 2-3 कैपेसिटर तो हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना सीख लिया है, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो उसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, चौबीस वोल्ट की बैटरी ले ली। अब सॉल्व करना है इसको, मान लीजिए सर्किट के हिसाब से दो केसेस बनेंगे, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम टाइम t इक्वल टू 0 पहले ब्लॉक कर लेते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे लेने पे आप क्या होगा,
ये वाली ब्रांच जीरो, मतलब जीरो कैपेसिटर कोई लेना देना है ही नहीं, कैपेसिटर अपना सिंपल तरीके से करंट पास कराएगा। तो 2 और 4 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और 6 एम्पियर करंट आगे बढ़ी, 6 एम्पियर आगे पहुँचे। इधर 6 है, इधर 3 है, 2:1 के रेशियो में करंट डिवाइड होगी, तो 2:1 का रेजिस्टेंस हो गया, 2:1 तो करंट जाएगी 1:2, तो इधर आ जाएगी 1/3 दैट इज़ 2 एम्पियर, और इधर आ जाएगी 4 एम्पियर। ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, कम रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट, का करंट अपोजिट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाती है। तो पहला केस। दूसरा केस, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इस ब्रांच से करंट अब नहीं जाने वाली है। अब इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जानी है, इसका मतलब 2 2 4 4 8, 3 एम्पियर करंट जाएगी, 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर करंट लौट के इधर आ गई। ठीक है, अब पूछे कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर C बराबर 2 माइक्रोफैरेड इंटू दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, 3 × 2 प्लस 3 × 4, 3 दूनी 6, 12 4 12 6 18, तो 2 माइक्रोफैरेड इंटू 18 वोल्ट दैट इज़ 36 माइक्रो कूलम चार्ज। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप चार्ज ऑफ कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान से होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो एक तो फंक्शन वाले क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन बनता है स्टेडी स्टेट और टाइम t = 0 पे करंट वरेंट के बारे में डिस्कशन कर सकता है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर पूछ सकता है। एक आता है इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, कई सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, सिंपल सर्किट ना हो और इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? चार्ज कैसे निकालेंगे? एस प्रॉब्लम इन स्टेडी स्टेट, जैसे अभी निकाली स्टेडी स्टेट पे चार्ज, स्टेडी स्टेट पे चार्ज निकल जाएगा दैट इज कैपिटल Q, एंड टाउ इज इक्वल टू R इफेक्टिव इनटू कैपेसिटर। फॉर कैपेसिटर R इफेक्टिव क्या है, एंड Q इज इक्वल टू Q 1 - e⁻ t/τ। ध्यान रखना है, चार्ज निकलेगा। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें कैसे निकाला जाएगा? सर्किट नहीं दे रखा है तो चार्ज जैसे निकल, जैसे ये सर्किट प्रॉब्लम दे रखी है, अब इसमें हमको फंक्शन लिखना है, तो Q की वैल्यू तो मैंने पहले निकालना सिखाया, तो Q निकल गया। अब आपका काम है टाइम कांस्टेंट लिखना है। टाइम कांस्टेंट कैसे निकला जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू पॉइंट्स ऑफ कैपेसिटर assuming अदर कैपेसिटर अगर अवेलेबल हैं, अदर कैपेसिटर्स एंड बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, इसका नियम क्या है? चार्ज निकालना हमने अभी सीख लिया, अब हमारा काम है इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट होगा टाउ इज इक्वल टू R इफेक्टिव इंटू उसका कैपेसिटर। तो अगर मान लीजिए और कोई कैपेसिटर या बैटरी जुड़ी हुई है तो पहला काम है उसको शॉर्ट सर्किट कीजिए, फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव क्या निकाल लीजिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो इस वाली प्रॉब्लम को हमने देखा था
अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। बाकी बैटरी बूटरी मैंने शॉर्ट सर्किट कर ली। तो लॉजिकली सोच के बताइए, ए और बी के बीच में निकालना है तो इसको पॉइंट को ऊपर खींच दीजिए। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। तो ए 3 बी। किसी को दिक्कत नहीं? 2 और 4 थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे निकाला। तो 4 2 6, 6 और 2 पैरेलल में आ गए। 6 और 2 पैरेलल में तो 6 × 2 अपॉन 6 + 2 12/8 3/2 प्लस 3 3/2 + 3 9/2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो टाइम कांस्टेंट हो गया 2 माइक्रोफैरेड × 9/2 ओम। क्यू की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी। क्यू की वैल्यू 36 माइक्रोकूलम। Q = 36 माइक्रोकूलम 1 - e⁻⁻t/टाइम। ये इसका जनरल टाइम का फंक्शन बन जाएगा। और कैपेसिटर वगैरह भी जुड़े हुए हैं, तो हर कैपेसिटर के लिए पहले चार्ज अलग अलग निकलेगा और चार्ज निकलने के बाद उसके ऊपर आप इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो ये मेनली तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभार ये इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट वाला भी देखने को मिल सकता है। तो प्रोसीजर याद रखना। क्या प्रोसीजर है? कुछ भी नहीं है। आपको टोटल चार्ज क्यों निकालना है, तो क्यों निकालना मैंने स्टेडी स्टेट में सिखा दिया, वो मेन था। अब किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस का इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तब आपको डरना नहीं है। आपको एक ही रेजिस्टेंस दिया हो तब तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखाई दे तो कुछ मत कीजिए, अदर बैटरीज अदर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कीजिए और कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो उसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा R इफेक्टिव × C और सिंपल वे में सॉल्व कर लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे किताब में भी अगर होंगे तो नहीं तो अदरवाइज़ मैंने आपको जो भेजा हुआ है असाइनमेंट उसमें क्वेश्चंस हैं इसके, तो उससे सॉल्व कर लीजिएगा। आपकी बुक में नहीं मिले तो मैंने जो भेजे हुए हैं उनमें न्यूमेरिकल है, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो कैपेसिटर मैंने मेनली आपको पूरी की पूरी जो करंट वाले चैप्टर में सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मैं न्यूमेरिकल के तौर पे आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उठा करके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करूँगा। कल के दिन मैं कुछ ऐसी 10-12 प्रॉब्लम उठाता हूँ, उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है। थैंक यू बच्चों।